हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम हमारा लास्ट पार्ट करने वाले हैं ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसमें हम कुछ और टॉर्ट्स देखेंगे, जैसे कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन, एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम आज वाइकेरियस लाइबिलिटी कवर करने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल और ट्रिकी चीज़ होती है समझने के लिए, लेकिन हम उसे भी एकदम सिंपलेस्ट मैनर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर लास्ट में स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से इस सेशन एंड इस लॉ ऑफ टॉर्ट्स की सीरीज को खत्म करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट। बट अगेन बिफोर वी स्टार्ट, आई होप एंड आई वांट टू रिमाइंड यू कि जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें क्लासेस की पीडीएफ भी आती रहती है और क्लासेस की नोटिफिकेशंस भी आते रहते हैं। सो डू नॉट मिस ऑन दैट, बिकॉज वो मेरे लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं है, वो तुम्हारे लिए है। क्योंकि यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट वो चीज़ ज्वाइन कर लोगे सो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कोई क्लास की नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी ना। स्टार्टिंग ऑफ विथ मलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब देखो, मलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब ही क्या है कि ऐसा प्रोसिक्यूशन जिसमें मलिशियस इंटेंट हो, मतलब सिविल रॉन्ग दैट अलाउज अ पर्सन टू सू फॉर मेकिंग फॉल्स केस अगेंस्ट समवन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। देखो, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे टॉट्स में देखा है कि ये ये चीज क्या होती है। मतलब विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन मतलब कि कोई भी ऐसा काम करना जिसके पीछे एक लीगल इंटेंट ना हो, एक मैलाफाइड इंटेंशन हो, या फिर एक रॉन्ग इंटेंशन हो, वो होता है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो वही चीज हो गई कि अगर आपने किसी पे एक झूठा केस कर दिया, और उसके लिए आपके पास एक लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं था, देन दैट इज मलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब क्यों करते हैं ये लोग, एक बार ऐसे समझ लो कि जैसे मुझे किसी से जलन थी कि यार इसके पास इतना पैसा क्यों है, सो मैंने उस पर एक झूठा केस कर दिया कि नहीं वो करप्शन करता है, या फिर उसके पास बहुत सारी ब्लैक मनी है। अब वो चीज फॉल्स केस है ना, अभी कुछ प्रूफ भी नहीं हुआ है और मेरा इंटेंशन ही रॉन्ग था, देन दैट वाज मलिशियस प्रोसिक्यूशन। उस केस में मुझे जेल में डाल सकते हैं या मुझसे कंपनसेशन पे कर सकते हैं, बिकॉज वो एक टॉर्ट मुझसे कमिट हुआ है। ठीक है ना। इस चीज के असेंशियल्स क्या होते हैं, देखो, हर जो टॉर्ट है उसमें हमने कुछ कुछ असेंशियल्स कवर करे कि वो टॉर्ट बनता ही इसलिए कि कुछ कुछ चीजें होनी चाहिए। तो इसमें भी वही चीज है कि इट मस्ट बी अ क्रिमिनल केस। देखो, आप सिविल केस पे ये चीज नहीं कर सकते, मतलब मलिशियस प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो सिर्फ क्रिमिनल केस पे लागू करता है। तो cases so filed must be criminal in nature and should not be a civil case। मतलब अगर मैंने किसी पे केस किया है, कि उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, अब दैट इज अ सिविल मैटर। या फिर इवन ये वाइकेरियस लाइबिलिटी का, अब इसमें भी क्या है, ये सिविल मैटर्स है, तो इसमें ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। सिर्फ क्रिमिनल, जैसे किसी ने, मैंने बोला कि उसने किसी का मर्डर कर दिया या उसने चोरी कर ली, देन दैट इज अ क्रिमिनल मैटर। देन सिर्फ क्रिमिनल मैटर में ही इस चीज का केस बनेगा। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि प्रोसिक्यूशन मस्ट कमेंस, मतलब इट मींस दैट प्रोसीडिंग शुड स्टार्ट एंड मस्ट नॉट बी डिसमिस। देखो, होता क्या है कि जब केस सुनना शुरू होता है ना, हियरिंग उसकी स्टार्ट होती है, उससे पहले ही कुछ चीजें देख ली जाती है कि इस केस में मेरिट है या नहीं, मतलब ये केस लड़ने या हियर करने के लायक भी है या नहीं। तो वहां पे उस स्टेज में अगर ये चीज डिसमिस हो गई, देन ये फिर मलिशियस प्रोसिक्यूशन का आप केस नहीं लगा सकते कि नहीं ऐसा हो गया कि, जैसे मैं किसी ने किसी के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन की थी, बट अभी तो पुलिस कंप्लेन हुई है ना, अभी केस थोड़ी हुआ है ना, कि वो इंसान अक्विट हुआ है। सो उस टाइम वो चीज केस नहीं बनेगी, और मलिशियस प्रोसिक्यूशन के चार्ज हम किसी पे नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट हुई है। तो शायद ये प्रोसिक्यूशन नहीं है, ये प्रोसीडिंग्स होगा। तो प्रोसीडिंग्स मस्ट कमेंस, मतलब जो केस की हियरिंग होती है ना, वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है ना। केस फाइल्ड आउट ऑफ मैलिस, मतलब मैलिस मतलब पता है, देखो, मैलिस मैलिस मतलब मैलाफाइड इंटेंशन, मतलब रॉन्ग और बैड इंटेंशन। मतलब किसी का जेन्युइन कॉज नहीं था यू नो केस फाइल करने का,
cases must be filed with a malified intention, which means the reason behind filing a case should not be genuine. Genuine case क्या होता है कि यार मैंने किसी को देखा था कि उसने किसी को चाकू मारा है, तो मैं केस फाइल करके आ गई या मैंने कंप्लेन कर दी एंड वो इंसान की अब हियरिंग चल रही। अब मुझे तो लग रहा था ना कि उसने चाकू मारा है, देन दैट्स अ कॉज। अब मुझे क्या पता था कि वो प्लास्टिक का चाकू था और वो खेल रहे थे। ठीक है, तो अगर मेरे हिसाब से अगर मेरे पास एक जेन्युइन कॉज है कि नहीं ऐसा मैंने देखा था एंड मैंने देखा था कि कोई किसी को चाकू मार रहा था, देन दैट इज अ जेन्युइन कॉज। बट मैंने सोचा कि यार ये मुझे खेलते हुए अच्छे नहीं लग रहे, एक काम करते हैं इन पे केस फाइल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मजा आएगा देखने में कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अच्छा चोर पुलिस का खेल हो जाएगा। अब देखो ये जेन्युइन कॉज तो हुआ नहीं, ये तो मेरा मैलिफाइड इंटेंशन हुआ ना कि आप किसी के बारे में खराब सोच रहे हो, बैड इंटेंशन है, रॉन्ग इंटेंशन है, देन दैट इज केस फाइल्ड आउट ऑफ मैलिस। एक चीज और ध्यान रखना कि प्लेंटिफ शाल बी अक्विटेड। देखो अगर केस की हियरिंग स्टार्ट हुई, केस पूरा हियर हुआ एंड वो इंसान कन्विक्ट हो गया, अब तो कोर्ट ऑफ लॉ ने ही उसको कन्विक्ट घोषित कर दिया है ना, तो अब वो क्यों मैलिफाइड इंटेंशन का केस, आई मीन मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल करेगा। देखो हुआ क्या कि देखो हुआ ये कि मैं किसी पे ऐसा चार्ज लगाया कि इसने चोरी की है, क्योंकि मुझे बड़ा दिन से सस्पेक्शन था कि यार कुछ मेरे घर की जो चीजें हैं वो गायब होती जा रही है, सो आई थिंक कि ये चोरी कर रहा है मेरे घर में। ठीक है, अब कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई और मेरे सीसीटीवी में ये पाया गया कि वो इंसान सही में चोरी कर रहा था। अब तो वो कन्विक्ट हो गया ना, अब वो थोड़ी बोल सकता कि नहीं ये तो मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस था, मैंने तो सिर्फ एक ही बार चोरी की थी, 2-3 बार नहीं की थी। अब कन्विक्ट तो वो हो गया ना। अगर वो चीज कन्विक्ट हो जाती है, अगर वो इंसान कन्विक्ट हो जाता है, देन वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस नहीं कर सकता। बट अगर मैंने उस पर झूठी एलिगेशंस लगा दी कि वो चोरी करता है, जबकि कोर्ट में ये साबित हो गया कि नहीं वो उसे बाइज्जत बरी कर दो, उसको अक्विट कर दो, देन मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस बनेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब स्टार्टिंग से देख रहे हैं एक बार। सिविल रॉन्ग जिसमें कोई इंसान किसी को सू कर देता है फॉर अ फॉल्स केस विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, ये होता है मलिशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है, इसके कुछ एसेंशियल है। ये क्रिमिनल केस होना चाहिए, प्रोसीडिंग्स कमेंस हो जानी चाहिए, जो केस है वो बैड इंटेंशन के साथ होना चाहिए एंड जो प्लेंटिफ है वो अक्विट हो जाना चाहिए, वो कन्विक्ट नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि ए यूज्ड टू एनवी बी, ए को बी से जलन थी, सो ही डिसाइडेड टू फाइल अ केस अगेंस्ट बी दैट ही हैज मर्डर्ड सी। तो ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि उसने सी का मर्डर किया, बट उसके बाद पता लगा कि जो सी है वो अलाइव है एंड उसे कोई हार्म नहीं किया गया। ठीक है, दैट्स व्हाई कोर्ट अक्विटेड बी। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई थी एंड कोर्ट ने बी को अक्विट कर दिया। नाउ बी फाइल्ड अ केस ऑफ मलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब बी ने ए के ऊपर मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर दिया। क्या ये केस बनेगा? ऑफ कोर्स ये केस बनेगा, क्योंकि सी को तो कोई हार्म ही नहीं हुआ था ना, सी तो अच्छा खासा अपना चल रहा था, है ना, उसको कोई हार्म कॉज नहीं हुआ था, वो अलाइव था। फिर क्यों ऐसी प्रेसिडेंस, क्यों ऐसा बोल दिया ए ने कि उसने मर्डर किया है सी का? इसमें बैड इंटेंशन भी था, क्योंकि पहली लाइन में दिया हुआ है कि ए जो है वो एनवी करता था बी को, उसे जलन थी बी से। ठीक है, ये केस बनेगा क्योंकि यहाँ पे सारे जो एसेंशियल्स है वो पूरे हो गए। ठीक है, अब एक केस और देखते हैं। इसमें क्या हुआ था कि ए ने इसलिए फाइल किया केस क्योंकि उसने बी को देखा था कि जो बी है वो एक गन पॉइंट करके रखा है सी पे एंड बाद में उसने गन शॉट सुना था। अब ए को क्या लगा, ए को एक जेन्युइन कॉज लगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले बी को एक गन पॉइंट करते हुए देखा सी की तरफ एंड फिर बाद में एक गन शॉट भी सुनी दूर से। ठीक है, दिस वाज अ जेन्युइन कॉज। अब उसमें कोई मैलाफाइड इंटेंशन तो था नहीं, उसने सही में ये चीज सुनी थी। अब ये जो मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस है वो नहीं बन सकता, क्योंकि अब जो कॉज है वो एक जेन्युइन कॉज है। ठीक है, ओके, दिस वाज इट फॉर मलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब आते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी पे। तो देखो वाइकेरियस लाइबिलिटी होता क्या है? अब ये एक बार मैक्सिम देखो, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, इसका मतलब होता है ही हु डज द एक्ट थ्रू अदर्स डज इट हिमसेल्फ। मतलब अपना काम अगर तुम किसी और के थ्रू करा रहे हो तो तुम भी लायबल होगे उस काम के लिए। ठीक है, अब इसका मतलब एक बात समझते हैं कि जनरली अ पर्सन इज लायबल फॉर हिज ओन एक्ट्स। अगर मैंने किसी का मर्डर किया तो मैं लायबल होंगी, कोई और लायबल थोड़ी होगा। बट
In vicarious liability, a person can be held liable for another's, other person's actions. क्यों? देखो, if that person acts within the scope of employment, if there is a specific relationship between the parties. अब होता क्या है, ये एक बार फिर से समझते हैं। देखो, कोई इंसान सिर्फ अपने खुद के लिए एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये तो नॉर्मल चीज हो गई है ना, ये तो नॉर्मल लाइबिलिटी है। बट होता क्या है कि अगर मैंने अपने ड्राइवर को भेजा कि जाओ सब्जी ले आओ, अब वो सब्जी लेने जा ही रहा था एंड उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब मैंने उसे कार से भेजा था एंड वो कार ठोक देता है किसी और की कार में, ठीक है। अब वो जो सामने वाली कार जिसकी कार ठुकी है, वो फाइल कर देता है केस, और वो उस ड्राइवर पे केस फाइल करता है, लेकिन मैं भी लायबल होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उस सब्जी वाले को, मतलब ड्राइवर को भेजा था ना कि जाओ सब्जी ले आओ। दैट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी। मतलब वो ड्राइवर के साथ साथ मैं भी लायबल होंगी क्योंकि मैंने अपना काम कराया किसी और से। ओके, देखो, बट ये होता क्यों है, पहले ये समझ लो। देखो, जनरली ये होता है कि अगर जो इंसान किसी ड्राइवर को रख रखा है, अगर उसके पास उतना पैसा है कि वो किसी ड्राइवर को पैसा दे सकता है, देन अगर किसी अगर उसने किसी को हार्म पहुंचाया, देन कौन ज्यादा केपेबल होगा उस हार्म को पे करने के लिए, ड्राइवर कि मैं ऑफ कोर्स, राइट, क्योंकि मैंने ही तो पे किया था ड्राइवर को। एंड मैं, अब देखो एक चीज और समझना कि जैसे कंपनी है, अब कंपनी का एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय अगर कंपनी के डायरेक्शन पे काम कर रहा था एंड एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो एम्प्लॉयर ने उसे बोला था, अब एम्प्लॉय क्यों पैसा देगा या कंपनसेशन पे करेगा? वो तो एम्प्लॉयर करेगा ना, या जो कंपनी थी जो उससे काम करा रही थी वो पैसे देगी ना। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो तो कंपनी के डायरेक्शन पे काम कर रही थी। दैट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी, ठीक है। अब पर इसके लिए कुछ असेंशियल्स इंपॉर्टेंट है, विच इज द पर्सन एक्ट्स विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि अगर मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया एंड वो अपने वर्किंग आवर्स में काम कर रहा था, तो दैट इज अ स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बट एक दिन क्या हुआ कि उसके खुद के घर का जो बल्ब है वो काम करना बंद कर दिया एंड वो रिपेयर कर रहा था ना, उसी से उसको शॉक लग गया। अब अब वो कंपनी को सू तो नहीं कर सकता, ठीक है, या अगर उससे किसी और को हार्म पहुंचा तो वो पर्सन कंपनी को सू थोड़ी कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो अपने पर्सनल मैटर का काम कर रहा था ना, दैट वाज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट समझ में आया? अब देखते हैं स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। मतलब कि या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होना चाहिए, या मास्टर सर्वेंट होना चाहिए, या प्रिंसिपल एजेंट होना चाहिए, या पार्टनर्स होने चाहिए। तो दीज आर द सम स्पेसिफिक रिलेशंस जिसमें ये चीज एप्लीकेबल होती है, मतलब किसी को भी नहीं कर सकते। जैसे अभी चलो आगे देखते हैं, आगे ही समझेंगे, ठीक है ना। पार्टीज इन्वॉल्व, अब एक बार देख लेते कि ये जो रिलेशनशिप अपन देख रहे थे ये किन किन पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। देखो, अब पहला आता है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन। मतलब अ प्रिंसिपल कैन बी वाइकेरियसली लायबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय देयर एजेंट इफ द एजेंट वाज एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर प्रिंसिपल ने एक एजेंट से काम बोला कि ये करके आओ, एंड उस एजेंट ने वही काम किया उस स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर रहते रहते, देन प्रिंसिपल भी लायबल होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये कंपनी का एम्प्लॉय था जिसको कहा गया था कि आप कोई ये जो काउंटरफीट मनी है ना, इसको किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। आप इन दिस केस जो एजेंट है वो तो लायबल होगा ही से, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो भी लायबल होगा। क्यों? क्योंकि उसने ही तो बोला था, कंपनी ही ने तो बोला था कि एम्प्लॉय तुम ऐसा काम कर दो, तुम ये चीज ट्रांसफर कर दो, एंड ये स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही आ रहा था, ठीक है। तो दिस वॉज प्रिंसिपल एजेंट वाली चीज। अब एक और चीज देखते हैं, विच इज पार्टनर्स। देखो, जो एक फर्म होती है ना, वो कुछ पार्टनर्स चलाते हैं, है ना। ये तीन जैसे पार्टनर्स चला रहे थे, ए बी सी मान लो, ये ए, ये बी, ये सी। अब क्या हुआ कि ऐसा माना जाता है कि जो पार्टनर्स है उन सबको पता होता है कि एक पार्टनर क्या कर रहा है उस फर्म के लिए, ठीक है। तो ईच पार्टनर इज लायबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय अदर पार्टनर while acting within the ordinary course of business। मतलब ये बिजनेस चला रहे हैं अपना, ठीक है, एंड अगर एक पार्टनर से टॉर्ट कमिट हो जाता है तो ये दोनों भी लायबल होंगे उस चीज के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं कि सोमू एक पार्टनर था फर्म में जिसने अपने क्लाइंट मोनू के सारे पैसे यूज कर लिए अपनी ऑडी खरीदने के लिए। अब मोनू ने पूरी फर्म को सू कर दिया एंड ऑल पार्टनर्स विल बी हेल्ड लायबल। क्यों? क्योंकि सोमू जो था, ये देखो ये सोमू था, इसने
अपनी जो फर्म का पैसा है वो एक ऑडी खरीदने में खर्च कर दिया, जो कि मोनू का पैसा था। अब मोनू ने इन तीनों को सू किया, क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स थे एक फर्म में, एंड इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पैसा चुकाने की। ठीक है, दिस वॉज पार्टनर्स वाली चीज। ठीक है, अब एक बार देखते हैं मास्टर सर्वेंट, which is a master is held liable for the torts committed of servant if he acted within the course of employment and master had a control over the servant's action। वही सेम डेफिनेशन है जो प्रिंसिपल एजेंट की है या पार्टनर्स वाले की है, बट देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो मास्टर है वो लाइबल होगा अपने सर्वेंट के लिए इफ मास्टर हैड अ कंट्रोल ओवर सर्वेंट्स एक्शन। अगर मैंने किसी को बोला, अब यहाँ पे सर्वेंट वो पहले वाला मत देख लेना कि सर्वेंट मतलब एकदम लिटरल सर्वेंट। सर्वेंट इन द सेंस कि द वन हु इज वर्किंग फॉर द मास्टर, द वन हु आर सर्विंग फॉर द एम्प्लॉयर। ठीक है, तो दैट इज अ सर्वेंट। तो जैसे अगर मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि तुम यहाँ से मतलब जा रहे हो बस स्टेशन तक, तो वहां से सब्जी लेते आना। अब अगर वो कार ठुक जाती है, देन जो है मैं भी लाइबल होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने ही तो बोला था एंड मेरा कंट्रोल था मेरे सर्वेंट के एक्शन पे। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि जो पिंकी थी वो एक मास्टर थी एंड उसका सर्वेंट था चंदू। तो उसको उसने बोला कि जाओ और सब्जियां ले आओ विथ कार। तो चंदू ने एक एक्सीडेंट कॉज कर दिया एंड पिंकी विल बी लायबल। अब देखो ये वाला एग्जांपल हम बहुत समझ चुके हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि अब इसे मैंने सब्जी लाने का कहा था, इसने क्या किया, इसने सोचा कि यार मैं सब्जी तो ले ही रहा हूँ, मेरी वाइफ भी आने वाली है पुलिस वहाँ ट्रेन स्टेशन से, तो मैं काम करता हूँ उसे भी लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो सब्जियां लेते लेते वो अपनी वाइफ को भी लेने चला गया चंदू। ठीक है, जो कि सर्वेंट था। अब वो अपनी वाइफ को लेने चला गया एंड वहां पे उससे एक्सीडेंट कॉज हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे पिंकी लायबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि चंदू ने जब ये डिसीजन लिया एंड जब उसने वहां अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए वो गया, तब वो अपनी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट को छोड़ चुका था। अब मैंने उसे ये डायरेक्शन नहीं दिया था या पिंकी ने उसे ये डायरेक्शन नहीं दिया था कि अपनी वाइफ को ले आना। अब वो उसने खुद से काम किया एंड आई या फिर पिंकी लॉस्ट द कंट्रोल ओवर द सर्वेंट्स एक्शन। इन दैट केस जो पिंकी है वो लायबल नहीं होगी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक चीज आती है, यहाँ पे लिखते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के नाम से। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? जो कि किसी के द्वारा ही एम्प्लॉय किया जाता है, बट उसका एक्शन का जो कंट्रोल होता है वो किसी के हाथ में नहीं होता, या एटलीस्ट उसके एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं होता। तो इन दैट केस जो मास्टर है वो लायबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो मास्टर सर्वेंट में भी मास्टर के पास सर्वेंट के एक्शन का कंट्रोल था, प्रिंसिपल एजेंट में भी प्रिंसिपल के पास एजेंट के एक्शन का कंट्रोल था, काफी हद तक पार्टनर्स के पास भी ये एक चीज थी। बट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में अगर किसी के पास किसी और के एक्शन का कंट्रोल ही नहीं है तो वो क्यों लायबल होगा? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इंडिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि उसके एक्शंस का कंट्रोल अगर किसी के हाथ में नहीं है एंड ही हैड द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट एक्शन, दैट इज वाई जो उसका एम्प्लॉयर है वो लायबल नहीं होता है अपने कॉन्ट्रैक्टर की कोई भी एक्शन पे या कोई भी टॉट्स पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सबसे लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं आज, विच इज स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। क्या है ये स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी? तो देखो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है, चलो दोनों एक साथ नहीं समझेंगे, एक एक करके समझते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है कि इन दिस अ पर्सन इज लाइबल इवन आफ्टर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशनरी या नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर एन अनफोर्सेबल हार्म इफ he has brought a dangerous thing on his land and that thing escapes and there was a non-natural use of land। अब ये क्या है, क्यों है, ये क्यों इतना सारा मैं बोल गई एक साथ? देखो होता क्या है कि अगर हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं कोई भी एक्शन के तो हम जनरली लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने एक्शंस के सारे प्रिकॉशंस ले लिए थे। अगर हमने अगर कहीं पे पोछा लगा है एंड हमने वहां पे साइन लगा दिया कि यार द फ्लोर इज वेट, अब कोई वहां पे आके फिसल जाता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों बनेगी? क्यों? क्योंकि हमने तो वो साइन लगा दिया था ना, अब जिसने नहीं पढ़ा उसकी दिक्कत। ठीक है, तो इन दैट केस हम लायबल नहीं होंगे। बट देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इसमें क्या होता है कि अगर अब आप कोई डेंजरस थिंग अपने लैंड पे लाए, जैसे कि
एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक स्नेक लाए अपने लैंड पे, ठीक है? आपने सोचा कि यार नहीं, कुत्ते वुत्ते तो सब पालते हैं, हम सांप पालेंगे। तो बहुत वेनमस स्नेक हम लाए अपने लैंड पे कि नहीं, हमको पालना है, सांप पालना है, तो हम सांप पालेंगे, ठीक है? अब वो चीज अगर एस्केप हो जाती है, तो और तुमने सारे प्रिकॉशंस लिए भी थे, तो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि तुम एक डेंजरस थिंग लाए जो कि एस्केप कर गई। और एक और चीज है कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए। मतलब ये नेचुरल तो नहीं है ना कि एक जहरीला सांप हम हमारी टेरिटरी या लैंड में ले आए, तो दैट वाज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। सो इन दैट केस आप लाइबल होगे इवन आफ्टर टेकिंग ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस। ठीक है, आया समझ? एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक घोड़ा था, बहुत यूनिक घोड़ा था, लेकिन बहुत डेंजरस घोड़ा था। अब वो चीज ऑल्सो एक नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में आ गई, ठीक है? अब वो क्या हुआ कि एक दिन उसको देखा कि शटर खुला था, है ना, उसके स्टेबल का। तो वो बाहर भाग जाता है एंड एक पर्सन को मार देता है। अब उसके जिस पर्सन को उसने मारा, उसके फैमिली मेंबर्स आपको स्ट्रिक्टली लायबल करते हैं कि पहली बात तो आप एक डेंजरस थिंग लाए जो कि एस्केप कर गई, एंड ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड था, ठीक है? तो तुम्हारी गलती होगी, ओके? अब पर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे अगर प्लेंटिफ की खुद की गलती थी, प्लेंटिफ ने सोचा कि यार ये घोड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, एक बार इसका शटर खोल देते हैं। तो उसने वो शटर खोला, वो घोड़ा वहां से निकला और उसी इंसान को मार दिया। अब देखो, प्लेंटिफ की खुद की गलती थी, घोड़ा खुद से नहीं निकला था, उसका शटर उस प्लेंटिफ ने खोला था। तो अब इसमें जो ओनर है वो लायबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ की खुद की गलती थी। एक ही चीज को 3 बार रिपीट करने की जो मेरी आदत है। अगर पसंद आए तो कमेंट कर देना, अगर नहीं पसंद आए तो भी कमेंट कर देना, मैं थोड़ा उस पर वर्क करूंगी। ओके, नाउ एक्ट ऑफ गॉड मतलब आ, ऐसा समझो कि एक, चलो एक काम करते हैं, एक पहले केस लॉ देख लेते हैं, तो उससे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, एक केस हुआ था रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का। तो जो रायलैंड भाई साहब थे ना, उनका एक मिल था, तो उसके लिए बहुत सारा पानी लगता था उनको। तो उनने एक रिजर्वॉयर बनवाया, ठीक है, अपने लैंड पे। बट क्या हुआ कि जो कंस्ट्रक्शन था उसमें कुछ फॉल्ट आया, एंड वो जो रिजर्वॉयर था वो कोलैप्स्ड हो गया। एंड जो फ्लेचर भाई साहब थे, उनके लैंड में पानी सारा घुस गया और उनकी जो लैंड थी उसको फ्लड कर दिया। अब इस केस में ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था कि स्ट्रिक्टली किसी चीज को लायबल कर सके। अब कोर्ट ने पहले रायलैंड जी को जो है वो दोषी नहीं ठहराया था। क्यों? क्योंकि उसमें उनकी क्या गलती थी? ये तो एक्ट ऑफ गॉड था, ये तो कंस्ट्रक्शन का फॉल्ट था, उनका तो था नहीं। उनने तो सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस लिए थे। बट लेटर द कोर्ट रिवील कि नहीं, ये स्ट्रिक्टली लायबल होंगे। क्यों? क्योंकि देखो, डेंजरस थिंग थी, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड था, जो कि एस्केप हो गया फ्लड आने की वजह, मतलब कंस्ट्रक्शन के फॉल्ट की वजह से, एंड ये फ्लड कर गया फ्लेचर जी के लैंड में। अब देखो, ये चीजों तीनों चीजें फुलफिल हो रही है ना। अब इसी वजह से यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था, एंड यहाँ पे रायलैंड को कन्विक्ट, मतलब कन्विक्ट तो नहीं कहेंगे, कंपनसेशन उनसे लिया गया था कि ऐसा कैसे किया आपने, एक डेंजरस थिंग लाई जो कि एक नॉन नेचुरल यूज ऑफ। देखो, रिजर्वॉयर क्या होता है? बहुत पानी, बड़ा पानी का जो है वो टैंक टाइप का होता है जिसमें बहुत सारा पानी अवेलेबल होता है। अब ऐसी चीज नॉन नेचुरली हुई, किसी के घर में थोड़ी देखोगे कि रिजर्वॉयर बना है। स्विमिंग पूल वगैरह तो देख लोगे, लेकिन रिजर्वॉयर इज समथिंग वेरी बिग एंड डेंजरस समटाइम्स। सो वो चीज के लिए रायलैंड जो थे वो लायबल थे। अब एक चीज और समझना कि मान लो कि जो रिजर्वॉयर था, इसके बाहर ऐसे पैनल्स लगे हुए थे। चलो दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है? ये पैनल्स लगे हुए थे ताकि ये जो पानी है वो एस्केप ना करे। अब क्या हुआ कि एक दिन बाढ़ आई। बाढ़ कैसे आएगी? एक दिन बहुत जोर से बारिश हुई, है ना, और ये जो पैनल्स थे ये टूट गए, एंड देन फ्लेचर के लैंड में सारा पानी फ्लड हो गया। अब देखो, ये चीज थी, ये एक्ट ऑफ गॉड थी। इसमें रायलैंड का तो कोई कंट्रोल नहीं था। ये चीज एक्ट ऑफ गॉड थी क्योंकि बहुत तेज बारिश हुई और उसकी वजह से ये चीज हुई। नाउ इस केस में जो रायलैंड थे वो लायबल नहीं होंगे क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड होता। ओके, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ। अब देखो, ऐसा सोचो कि
फ्लेचर ने खुद ने बोला था कि ठीक है यार, तुम्हें बनाना है तुम बना लो, और एक काम करना कि तुम्हारे पास ज्यादा पानी हो जाए ना तो हमको भी दे देना, हम भी थोड़ा यूज कर लेंगे। अब देखो, फ्लेचर ने खुद का फायदा निकालने के लिए ये बोला, एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि अगर कंस्ट्रक्शन में फॉल्ट हुआ एंड पानी उसके लैंड में भर गया, अब वो लाइबल नहीं कर पाएगा क्यों, रायलैंड को, क्यों? क्योंकि उसने खुद ने कंसेंट दी थी ना, उसने खुद ने असेंट किया था कि हाँ, हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, हम भी थोड़ा पानी यूज कर लेंगे, तो बना लो, बिल्कुल बना लो। तो उसने कंसेंट दे दी थी ना। अब वो चीज ये नहीं बोल सकता, या रायलैंड को ये दोषी नहीं कर सकता कि नहीं हमारी लैंड फ्लड हो गई। अरे क्यों, तुमने ही तो हाँ बोली थी। ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखो, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। अब देखो, ये इस पे शटर लगे हुए थे एंड यहाँ पे एक डोर था, ठीक है, पानी के लिए। अब क्या हुआ कि एक इंसान आया, मान लो ये सोमू था, सोमू हमारा बड़ा शरारती है, तो सोमू आया एंड उसने ये गेट खोल दिया, एंड उसकी वजह से सारा पानी जो है फ्लेचर के लैंड में चला गया। अब इसमें रायलैंड की कोई गलती थी क्या? नहीं ना, क्योंकि ये तो सोमू का काम था, सोमू को लायबल करो। तो अगर ऐसे एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर है, मतलब एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कौन हुई? ये थाईलैंड, ये फ्लेचर, और ये सोमू तो कोई और था। तो ये थर्ड पार्टी अगर कोई हुई जो कि इस केस से रिलेटेड नहीं थी, देन दैट वुड बी एन एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, तो ये भी एक एक्सेप्शन में आ जाएगा। ठीक है। एक हुआ स्टेच्यूटरी अथॉरिटी, मतलब रायलैंड पहले सोच रहे थे कि एक कुआं बना लेते हैं, कुआं ज्यादा सेफर ऑप्शन है, ये डेंजरस थिंग में भी नहीं आएगा, ना कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में आएगा। तो रायलैंड ने बोला कि ठीक है मैं तो कुआं बनाऊंगा, बट स्टेच्यूटरी अथॉरिटी, मतलब एक अथॉरिटी आई जो कि लॉ के द्वारा बनी थी, उनने बोला कि नहीं एक काम करो, तुम एक रिजर्वॉयर ही बना लो, तो अगर जो बचा हुआ पानी है वो जो है वो बिजली प्रोड्यूस करने के लिए एंड पूरे टाउन में बिजली या पानी देने के लिए काम आ जाएगा। तो एक काम करो, तुम एक रिजर्वॉयर बनाओ। अब देखो, अब ये एक अथॉरिटी ने बोला है, ये स्टेच्यूटरी अथॉरिटी का काम है कि नहीं, उनने बोला रायलैंड को कि नहीं तुम एक रिजर्वॉयर बनाओ। अब देखो, अब इसमें स्टिल अगेन रायलैंड जो है वो लायबल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये स्टेच्यूटरी अथॉरिटी ने बोला। तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी स्ट्रिक्ट है, मतलब ऑल नेसेसरी प्रिकॉशन लिए तो भी तुम्हें लाइबल किया जा सकता है अगर तुम्हारे पास डेंजरस थिंग हो जो कि एस्केप कर जाए, एंड दैट वाज अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है कि तुम लाइबल नहीं होगे अगर प्लेंटिफ की खुद की गलती थी, एक्ट ऑफ गॉड था, कंसेंट दिया था प्लेंटिफ ने ही, एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर मतलब सोमू बीच में बोल गया, या फिर स्टेच्यूटरी अथॉरिटी मतलब लॉ के द्वारा, एक लॉफुल अथॉरिटी ने तुम्हें एक पावर दी है वो चीज करने की, तब तुम लायबल नहीं होगे। ठीक, एक एग्जांपल से हमने बहुत सारी चीजें समझ ली। अब चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या हुआ कि तुम ड्रोन उड़ा रहे थे एंड वो ड्रोन अपने लॉन में उड़ा देते हैं। चलो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ये तुम्हारा लॉन था, ठीक है, ये तुम्हारा प्यारा सा घर है। अब यहाँ पे तुम वो ड्रोन उड़ा रहे थे और ये तुम्हारे घर की बाउंड्री है। अब यहाँ से वो चीज एस्केप कर गई और यहाँ पे एक लड़का खड़ा था अगेन सोमू, तो उसके सर पे लग गया वो ड्रोन। ठीक है। अब उसे चोट लग गई। अब तुमने ये चीज उस पे केस करने का सोचा कि नहीं मैं उसे स्ट्रिक्टली लायबल करूंगा, क्यों? क्योंकि उसकी एक डेंजरस थिंग थी जो कि एस्केप हो गई एंड दैट वाज नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। तो कोर्ट बोलेगा कहाँ से डेंजरस थिंग थी, ये तो एक नॉर्मल सी चीज थी ना, ड्रोन थी। हाँ, अब तुम लायबल हो सकते हो क्योंकि वो एस्केप करी एंड तुमने सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि एक डेंजरस थिंग नहीं थी एंड दैट वाज आल्सो नॉट अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। ड्रोन तो उड़ाते ही है ना, ड्रोन कौन सा नॉन नेचुरल हो गया? ठीक है। ओके, सो दिस वाज इट फॉर आवर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब समझते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है। तुम सोच रहे हो यार स्ट्रिक्ट तो सबसे स्ट्रिक्ट है क्योंकि उसका नाम ही स्ट्रिक्ट है, बट उससे ज्यादा एक स्ट्रिक्टर चीज है विच इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। देखो, it is a stricter version of strict liability where an unseen harm is occurred but it does not undertake any exception। मतलब तुम्हारे पास एटलीस्ट ये सारे एक्सेप्शंस थे कि अगर प्लेंटिफ की खुद की गलती हो या एक्ट ऑफ गॉड हो जाए, बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में ये कुछ भी चीज नहीं होती। मतलब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि वही सारी स्ट्रिक्ट वाली चीजें, बट तुमको कोई एक्सेप्शन नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, स्ट्रिक्ट माइनस एक्सेप्शंस। क्यों? एंड ये हम डिसाइड कैसे करते हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगाएंगे या एब्सोल्यूट? तो देखो, होता ये है कि ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो उन्हें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का एक्सेप्शन देना है या स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगानी है। ठीक है।
ओके, उल्टा बोल दिया बट हाँ, तुम समझ गए होगे। अब देखो, होता ये है कि ये तो हम छोटी-मोटी चीज़ें की बात कर रहे थे, घोड़ा निकल गया या साँप एस्केप कर गया। व्हाट इफ एक कोई गैस थी एंड उसका एक कोई कंपनी थी या एक फैक्ट्री थी एंड वो लीक हो जाती है। अब भले ही इसमें एक्ट ऑफ गॉड हुआ कि फ्लड आने की वजह से या बारिश आने की वजह से ऐसा हुआ, या फिर किसी और की थर्ड पार्टी चीज़ थी या कंसेंट दिया था प्लेंटिफ ने। अब अगर वो चीज़ एस्केप करती है तो कितने लोगों की जान भी चली जाएगी एंड कितने लोगों को हार्म भी कॉज होगा। अब उसमें ये एक्सेप्शन दे दिया कंपनी को कि ये सारे एक्सेप्शन जो हमने देखे थे, तो ये थोड़ा अनफेयर नहीं हो जाएगा उन लोगों के साथ जिनको हार्म कॉज हुआ है ना? तो देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी तो याद ही होगी। अगर नहीं है तो उसमें क्या हुआ था कि एक गैस जो थी, डेंजरस गैस, वो एस्केप कर गई थी। उसी के बाद एक केस हुआ था विच इज एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि केस रिलेटेड था ओलियम गैस लीक इन दिल्ली। ठीक है, शॉर्टली आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसमें क्या हुआ था कि इसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था। क्यों? क्योंकि एक गैस थी ओलियम, जो कि लीक हो गई थी एंड उसकी वजह से डैमेज कॉज हुए थे बहुत लोगों को। अब तुमने भले कितनी भी नेसेसरी प्रिकॉशंस ले ली या ड्यू केयर कर ली, लोगों को हार्म कॉज हुआ, लोगों की जान चली गई। अब उसमें अगर तुमको एक्सेप्शन देने लगे कि किसी और का काम था या पानी भरने की वजह से ऐसी गैस लीक हो गई, तो ये बहुत अनफेयर चीज हो जाती। उसी की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट या फिर आई थिंक सुप्रीम कोर्ट थी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश किया था कि यहाँ पे एब्सोल्युटली यू विल बी हेल्ड लायबल no matter the exception, no matter how necessary precaution or due care you took. Okay, okay, so this was it for today's video and this was it for our last video of law of torts. I hope तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। मैंने वाइकेरियस लायबिलिटी को भी जितना इजीली हो सकता है उतना ट्राई किया समझाने का। एक बार ये नोट्स पढ़ लेना एंड अगर कुछ कोई भी हेल्प चाहिए हो तो कमेंट डाउन कर देना। कुछ और वीडियोस भी आते रहेंगे जैसे गाइड टू क्लियर क्लैट वगैरह टाइप्स, तो वो सब के लिए भी स्टे ट्यून टिल द एंड। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना कि कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, क्योंकि वो इट माइट नॉट बी जस्ट योर रिक्वायरमेंट बट मेनी पीपल्स रिक्वायरमेंट। तो एक बार कमेंट कर देना जो जो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, जो कि प्रोवाइड होनी चाहिए लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। तो दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। मैं कितना तो बोलती हूँ and मैं कितनी बार एक ही चीज को रिपीट करती हूँ, आई एम सो सॉरी। ओके, ना आई होप सब समझ में आ गया हो। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। अब हम आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो भी कवर करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मतलब एक बार में समझ में आने वाली चीज नहीं है वो, लेकिन उसको एक दो बार पढ़ लोगे या बहुत इजीली समझाने का ट्राई करूंगी तो शायद समझ में आ जाए या आ ही जाएगा। मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट हाँ, फॉर अ न्यूबी इट्स वेरी हार्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो मैं बहुत शॉर्ट या मतलब सिंपल वे में समझाऊंगी। ओके, सो उसके लिए भी स्टे ट्यून। और क्रिमिनल की वीडियो में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, वो भी जल्दी ही आ जाएंगी। बट बिफोर दैट, सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। ऐसे ही ग्रेट रहना, बीमार मत होना, एंड बाय बाय, टाटा, टेक केयर।